नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी किताब के पन्नों में उतर रहे हैं जिसे अमेरिकी इतिहास का एक जीवित घाव कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं टोनी मॉरिसन के 1987 के मास्टरपीस बिलव्ड की। अगर हम ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दोनों नजरिए से देखें तो ये सिर्फ गुलामी या दास्ता के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस ट्रॉमा की एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक पड़ताल है जो जंजीरें टूटने के दशकों बाद भी इंसान की आत्मा को जकड़े रहता है। मॉरिसन इस कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे झकझोर देने वाले वाक्य से करती हैं। 124 द्वेषपूर्ण था, एक बच्चे के जहर से भरा हुआ। अब देखिए, यहाँ 124 ब्लूस्टोन रोड वाला घर सिर्फ एक निर्जीव ईंट पत्थर की इमारत नहीं है। ये अपने आप में एक जीता जागता चरित्र है। एक ऐसा घर जो एक बेहद दर्दनाक अतीत के जहर से, एक मृत बच्चे की आत्मा के गुस्से से पूरी तरह भरा हुआ है। और यहीं से हमारे सामने इस कहानी की मुख्य पात्र सेथे की फैसले का एक बहुत भयानक विरोधाभास आता है। उस घर में जहर इसलिए है क्योंकि सेथे ने अपने ही हाथों अपनी बच्ची की जान ले ली। क्यों? ताकि उसे वापस गुलामी के उस खौफनाक नरक में ना धकेला जा सके। दुनिया और कानून की नज़र में ये एक अक्षम्य अपराध है, लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक स्तर पर सेथे की नज़र से देखें तो उसके लिए ये सुरक्षा का अंतिम कदम था, एक माँ का सबसे चरम एक्ट ऑफ लव। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मदरहुड यानी मातृत्व को एक बहुत ही उग्र प्रतिरोध के रूप में दिखाया गया है। जरा सोचिए, उस माँ की मानसिक स्थिति क्या रही होगी जिसका ये दृढ़ विश्वास है कि गुलामी की जिंदगी से मौत कहीं ज्यादा महफूज है। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये मार्गरेट गार्नर की वास्तविक और रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इस कड़वे यथार्थ को पेश करने के लिए मॉरिसन मैजिकल रियलिज्म का सहारा लेती हैं। जब बिलवेड नाम की वो रहस्यमयी लड़की घर में आती है तो कहानी इसे किसी डरावनी भूतिया फिल्म की तरह पेश नहीं करती। ये अलौकिक घटना रोजमर्रा की जिंदगी का एक साधारण सा हिस्सा बनकर सामने आती है, जो इसे और भी ज्यादा बेचैन करने वाला, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से एकदम सच्चा बना देता है। अब यहाँ एक बहुत अहम सैद्धांतिक पहलू है। बिलवेड का वो भूत सिर्फ एक बच्चे की आत्मा नहीं है, उसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। ये संख्या देखिए, 60 मिलियन। वो एक ऐसे विशाल पैमाने के नुकसान का प्रतिनिधित्व करती है जिसे शायद हमारा दिमाग एक बार में प्रोसेस भी न कर पाए। वह उन 60 मिलियन एंड मोर यानी 6 करोड़ से भी ज्यादा अफ्रीकी लोगों का एक डरावना प्रतीक बन जाती है, जिनकी मिडिल पैसेज की उस खौफनाक समुद्री यात्रा के दौरान जान चली गई थी। ये इतिहास के सबसे काले अध्यायों का एक सीधा और क्रूर अनुस्मारक है। बिलवेड की ये मौजूदगी कोई आम घटना नहीं है, ये पात्रों के जीवन में एक मनोवैज्ञानिक भूचाल ला देती है। सथे और पॉल डी जैसे लोग जो सालों से अपने अतीत से बस किसी तरह भाग रहे थे, बिलवेड उन्हें मजबूर कर देती है कि वो रुके और अपने उस गहरे दबे हुए ट्रॉमा का आमना सामना करें। आप हमेशा के लिए अतीत से भाग नहीं सकते। मिसाल के तौर पर पॉल डी को ही लीजिए। गुलामी ने उसे इस कदर तोड़ा था कि उसने अपनी सारी भावनाओं को अपने ही दिल के अंदर एक जंग लगे तंबाकू के डिब्बे में बंद कर दिया था। ये उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म था। उसके घाव इतने हरे थे कि वो उस डिब्बे को खोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। इसी दर्द को समझाने के लिए मॉरिसन रीमेमोरी का एक बेहद अनूठा कॉन्सेप्ट देती है। उनका मानना है कि यादें सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वे हवा में किसी भौतिक चीज की तरह तैरती रहती हैं। आप बस सड़क पर चल रहे होते हैं और अचानक बिना किसी चेतावनी के आप किसी पुरानी दर्दनाक याद से टकरा जाते हैं। है ना कमाल का और डरावना विचार? इस तरह के गहरे आघात से निपटने के लिए उपन्यास में बहुत ही शक्तिशाली प्रतीकों का इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि हम इस टेबल में देख सकते हैं, अलग अलग पात्र अपने सर्वाइवल और मानसिक शांति के लिए बहुत ही व्यक्तिगत और विजुअल चीज़ों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए बेबी सॉक्स को देखिए। दास्तान ने उनकी जिंदगी से हर खुशी, हर रंग पूरी तरह निचोड़ लिया था। इसलिए जब उनका आखिरी वक्त आया तो वो सिर्फ और सिर्फ रंगों के बारे में सोचना चाहती थीं। रंगों को निहारना ही उनके लिए उस छिने हुए जीवन को वापस महसूस करने का इकलौता तरीका बन गया था। वहीं दूसरी तरफ सेथे की बेटी डेनवर का तरीका बिल्कुल अलग है। वो घर के बाहर बॉक्सवुड की झाड़ियों के बीच बने एक एमरल्ड क्लोजेट यानी पन्ने जैसे हरे झरोखे में छुपती है। ये उसका अपना सुरक्षित कोना है, जहां बाहरी दुनिया का कोई ट्रॉमा नहीं पहुंच सकता और जहां वो खुद को शांति से ग्रो कर सकती है। लेकिन असली बदलाव तब आता है
जब ये व्यक्तिगत संघर्ष एक सामूहिक प्रयास में बदलते हैं। क्लाइमैक्स में अकेले नहीं बल्कि पूरे समुदाय की महिलाएं एक साथ इकट्ठा होती हैं, अपनी आवाजें एक सुर में मिलाती हैं और आखिरकार बिलवेट के भूत को वहां से निकाल बाहर करती हैं। ये कम्युनिटी हीलिंग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इस पूरी उथल पुथल के बाद जो पल आता है वो शायद पूरी किताब का सबसे मार्मिक हिस्सा है। जब पॉल डी सेथे के पास वापस आता है और उससे कहता है, तुम खुद अपनी सबसे अच्छी चीज हो सेथे। वो उसे उसकी अपनी कीमत, उसका अपना इंसान होना याद दिलाता है। और सैद्धांतिक रूप से यही इस उपन्यास की सबसे बड़ी जीत है, खुद की इंसानियत को स्वीकार करना, ये मानना कि आप किसी की संपत्ति या चीज नहीं हैं। ये दास्ता की उस पूरी अमानवीय सोच के खिलाफ सबसे तगड़ा प्रहार है। ये केवल शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की आज़ादी है। पर इस सबके बावजूद मॉरिसन हमें एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी देकर छोड़ जाती हैं। वो कहती हैं, ये ऐसी कहानी नहीं है जिसे आगे बढ़ाया जाए। ये एक बहुत गहरा विरोधाभास है। एक तरफ वो पूरी कहानी सुनाती हैं और दूसरी तरफ कहती हैं कि इसे पास ऑन मत करो। इस स्लाइड के बिंदु इसी विरोधाभास को सुलझाते हैं। दरअसल ये ट्रॉमा इतना गहरा और भयानक है कि इसे बार बार दोहराया या जिया नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही इसे याद रखना और स्वीकार करना भी हमारी अपनी पहचान और अस्तित्व के लिए उतना ही जरूरी है। बिना स्वीकार किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो अंत में ये विश्लेषण हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, हम उस दर्द को कैसे याद रखें जिसे दोबारा जीना असंभव है। हम उस खौफनाक सच को कैसे गले लगाएं ताकि हम सच में हील हो सकें और भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।